हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलन गोंडलिया और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या करना है? हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको केमिकल इक्वेशन पता है, कुछ एलिमेंट्स मिलके, कुछ कंपोनेंट्स मिलके, कुछ सब्सटेंस मिलके कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है और कुछ हमें प्रोडक्ट्स मिलती है। लेकिन हम अगर कहे कि यहाँ पे मेरे पास तीन अलग अलग सब्सटेंस मिले और यहाँ पे मुझे अलग अलग फोर एलिमेंट्स मिले, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स मिलके यहाँ पे फोर एलिमेंट्स मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही हमें इस टॉपिक में सीखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ जो है वो हम रिकॉल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? मास जो है उसका क्रिएशन भी नहीं होता है और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, यानी कि मास का सर्जन भी नहीं होता है, विसर्जन भी नहीं होता है। ओके, that is the total mass of element present in product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactants। दो चीजें आती है बच्चों, समझ लो। पहला क्या आता है? रिएक्टेंट आता है। क्या आता है? रिएक्टेंट आता है। रिएक्टेंट्स क्या है? जो चीजें मिलती है, क्या प्रोसेस करने के लिए, केमिकल प्रोसेस करने के लिए जो चीजें मिलती है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स मिलके जो बनता है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनती है, तो रिएक्टेंट का जितना मास था, मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट, उतना ही मास क्या आना चाहिए? किसका आना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ में आई? जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास आएगा। अभी उसमें लेस है सपोज प्रोडक्ट का मास, तो वो मास गया कहां? यहां पे मास डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, तो गया कहां? तो जाएगा नहीं कहीं पे। या फिर रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास है वो ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मास का क्रिएशन नहीं होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ओके, सो मास कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल हमें नहीं मिलता है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़े। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। क्या बोला सर? ये एलिमेंट्स जो है उसके नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में सेम होने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या होगा बच्चों? हमें अगर एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं मिलते हैं, तो हमें जो भी हमारा स्केलेटल इक्वेशन है, केमिकल स्केलेटल इक्वेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस कौन सा है? बैलेंस यानी कि इक्वालिटी। ओके, मोबाइल रिचार्ज वाला बैलेंस नहीं। ओके, इक्वालिटी करनी पड़ेगी। So let us learn about balancing a chemical equation step by step. Step by step हमें क्या समझना है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर पाए। The word equation can be represented as, सपोज यहां पे एक आपको इक्वेशन दिया गया है, किसका? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ड इक्वेशन है। कौन सा? वर्ड इक्वेशन है। वर्ड में दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी उसको क्या करते हैं हम? वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। ओके, फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। सो जिंक मींस व्हाट? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड मींस व्हाट? H2SO4। इट गिव्स जिंक सल्फेट means what?
ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अभी यहां पे देखिए बैलेंस है क्या, देखिए यहां पे Zn है तो यहां पे भी Zn है, H2 हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। इट इज द बैलेंस इक्वेशन। ओके, सो लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। जो हमने देखा Zn हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, Zn 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 रहा, हाइड्रोजन 2 था तो 2 रहा, सल्फर 1 था तो 1 रहा, ऑक्सीजन 4 था तो 4 रहा। तो ये इक्वेशन कैसा है, बैलेंस इक्वेशन है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द एरो। जो एरो होता है ना, एरो, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड में इक्वेशन नंबर ऑफ एटम आपका कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, आगे बढ़े। सो लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहां पे देखिए Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजें दी गई है, Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए स्टेप 1 में देखिए, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो हमें क्या करना है, ये जो चीजें दी गई है उसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर बॉक्सेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, बॉक्सेस सबके ऊपर कर दिए। बॉक्सेस करने के बाद आपको इसके अंदर, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज करना नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। ओके, कुछ भी चेंज करना नहीं है। आगे बढ़े स्टेप 2 की ओर। So let us the number of atom of different element present in unbalanced equation। अभी ये इक्वेशन कैसा था, अनबैलेंस था, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास तीन प्रोडक्ट थी, Fe था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। Fe के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर थे, इक्वेशन देख के बताना है। Fe लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो लिया हमने Fe1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। राइट साइड की बात करें, राइट साइड की बात करें, राइट साइड में Fe3 है, O4 है, हाइड्रोजन 2 है। Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है, O4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमने किया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेप 3 में, इट इज often convenient to start balancing with the component that contains the maximum number of atom. It may be reactant or product. In that component, select the element which has the maximum number of atom. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atom on right hand side and only 1 in left hand side. सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहां पे है वहां पे नजर डालनी है। वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट में भी हो सकता है, वो हमें नहीं देखना है, जहां पे भी है वहां पे हमें ध्यान लगाना है। Fe3O4 में सबसे ज्यादा एटम है, उसमें भी ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा एटम है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहां पे है, H2O में है, जो कि 1 है, 1 इन H2O। प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़े, सो प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन है, किसमें, Fe3O4 में। सो 1 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने बैलेंस करने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 4 4 हो गए। अभी हमारा इक्वेशन कैसा बना, जो 4 को मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हमारा यहां पे आया। ओके, जहां पे 1 था वहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अभी देखिए इक्वेशन में 4 क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया। सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। ओके, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे हमारे पास, अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। Fe एज इट इज है। सो हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए यहां पे। ओके, सो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 था, प्रोडक्ट में कितने थे, 2 थे। तो हमें प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी 8 हो जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 था तो ये हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 2 जा 8। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट में भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़े, अभी Fe हमारा बचा। Fe रिएक्टेंट में कितना है, 1 है,
प्रोडक्ट में कितना है 3 है, तो रिएक्टेंट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे हमने देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए 3 Fe है तो यहाँ पे भी 3 Fe है, Fe बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, सो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो हमारा पूरा इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। फाइनली to check the correctness of the balance equation we count atom of each element on both the sides. So हमने क्या किया, एटम को both the side हमने चेक किया। So the number of atom of elements on both the side of equation are equal. कैसे है, equal है। This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. बच्चों एक बात समझना, यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस करो, तो आपको ये मेथड का इस्तेमाल करना है। ओके, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट वॉल नंबर कोएफिशिएंट। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये इक्वेशन को हमें ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विथ केमिकल फॉर्मूला। जो भी हमारा केमिकल फॉर्मूला उसके साथ फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमें क्या करना है, लिखना है। कौन से फिजिकल स्टेट होते हैं आपको पता है ना, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है, ये सब क्या है, फिजिकल नेचर है, ये सब हमें लिखना होता है फिजिकल स्टेट्स है। द गैसियस लिक्विड एक्वेयस, एक्वेयस मीन्स व्हाट, जिसके अंदर पार्शियली वाटर है या फिर जो कि फ्लूइड है। ओके, एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन। ओके, गैस को जी से प्रेजेंट करना है, जहां पे गैस आए उसको जी से प्रेजेंट करना है। एल है वो लिक्विड है, AQ है, AQ मीन्स एक्वेयस। ओके, AQ मीन्स एक्वेयस, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेयस बोलते हैं, तो वो आएगा AQ, और सॉलिड है तो S आएगा। ओके, सो द वर्ड एक्वेयस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंस एज सॉल्यूशन इन वाटर। वो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे एक्वेयस। सो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। 3Fe 2H2O 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जो मैंने समझाया है वही है ये। ओके, Fe है वो सॉलिड फॉर्म में है, लोहा सॉलिड में आता है तो सॉलिड लिखा है ब्रैकेट में। H2O पानी है, लेकिन वो कैसे फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है तो हमने गैस लिखा है। Fe3O SO4 वो सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, पार्टिकल्स मिलते हैं तो हमने सॉलिड फॉर्म लिखा, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में तो हमने ब्रैकेट में G लिखा है। सो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that the reactant water is used in the form of steam. Steam यानी क्या, वराल। ओके, स्टीम के फॉर्म में हमने ये दिया है वाटर, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे G लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रेस हिट लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।